जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का निचोड़ अर्थात टॉप 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम आपके लिए कुछ होमवर्क का क्वेश्चन देंगे आपको, जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसलिए आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि आज का पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है क्या? आधी, ऑप्शन नंबर बी 2 गुनी, ऑप्शन नंबर सी 3 गुनी, ऑप्शन नंबर डी चौथाई। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में आपका व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। बात आई है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धसी उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है। बात करते हैं अवतल दर्पण की उपयोगिता, क्या क्या इसका उपयोग है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है आपका, ये किया जाता है डॉक्टरी क्षेत्र में, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए। गाड़ी का आपका हेडलाइट हो गया, ठीक है। सर्च लाइट हो गया आपका, सर्च लाइट हो गया आपका, हो गया हजामती दर्पण हो गया। हजामती दर्पण में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण हो गया, ठीक है। तो ये सब में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मोटर कार के सामने साइड मिरर के रूप में जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो आपका क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। बात आई उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर उठी हुई हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की उपयोगिता की बात करें, उपयोग क्या क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपका साइड मिरर एक हो गया, ठीक है। साइड मिरर एक हुआ। दूसरा हो गया आपका रोड लाइट में, रोड लाइट में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है स्ट्रीट लाइट में। तो ये तीन को छोड़ के कुछ पूछे, साइड मिरर, रोड लाइट और स्ट्रीट लाइट को छोड़कर ये तीनों में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। बाद बाकी कुछ पूछे तो सब क्या होगा? अवतल दर्पण। इसलिए उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, जिन वस्तुओं से, ठीक है, प्रकाश, जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं प्रकाशित यानी उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। और जिन वस्तुओं से यानी कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती होगा, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। और जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा ले लीजिए, क्या है? अप्रदीप्त है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है। प्रकाश का किरणें गमन करती है, मन खाली लिखा गया है, सिर्फ क्या होगा? गमन होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है आपकी हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, ठीक है। कौन कौन होता है ये भी जान लेते हैं। ये हुआ समतल दर्पण,
ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर इस तरह लंब डाला जाए, ये क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और आप अभिलंब तथा ये परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण आर। तो पहला आप नियम क्या होगा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब दोनों एक ही तल में होते हैं, इसलिए परावर्तन के टोटल कितने नियम, 2 नियम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल आपका किसमें होता है, सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है, यदि निर्वात नहीं रहता ऑप्शन में तब क्या होता है, वायु। लेकिन ऑप्शन में निर्वात और वायु दोनों रहे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, निर्वात होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। और पूछे, ठीक है, और जैसे पूछ सकता है आपको कि पानी में कितना होता है, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको कांच में पूछे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या यदि नमक में पूछ रहे, रॉक सॉल्ट में, तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग आपका उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन में विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में प्रकाश गमन करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा, वास्तविक हमेशा, वास्तविकता हकीकत में उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविकता उल्टा होता है जबकि काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में। एयर या वैक्यूम में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड होता है, बाद में कि हम पीछे बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण के पहले बारे में जान लेते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनता है। ठीक है, काल्पनिक हो गया, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा और तथा वस्तु के बराबर बनता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, और इसकी विशेषता जाने तो समतल दर्पण का फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर। क्या जान रहे थे हम लोग, समतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर दोनों क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, दोनों अनंत होता है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा काल्पनिक। ठीक है, कल्पना कीजिए, कल्पना क्या सोचिए, घर में जो आप जिस दर्पण में अपना यानी कि मतलब फेस देखते हैं उस यानी कि समतल दर्पण है, तो उसमें आप यदि आपका वास्तव में प्रतिबिंब बनता तो आप 2 होते ना। ठीक है, तो हम सिर्फ उसमें अपने आपको फील कर सकते हैं, रियल में हम लोग नहीं होते हैं। इसलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अभी पीछे बताएं, कितना होता है, अनंत होता है। बोलो ना रे, कितना होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक स्रोत किससे माना जाता है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक स्रोत जो माना जाता है आपका समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होते हैं। ये अब परावर्तन के नियम से होते हैं, किसके नियम से, परावर्तन के। और परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, दर्पण के मध्य बिंदु की, ये दर्पण है आपका और दर्पण के मध्य बिंदु यहाँ पर, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी का मतलब होता है बिखरना, अपसारी का मतलब क्या होता है, बिखरना। तो अवतल दर्पण क्या करता है,
अवतल दर्पण आपका क्या करता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अवतल दर्पण ये हुआ जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसी उसे अवतल दर्पण। तो ये इसके मुख अक्ष व मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों को क्या करती है, एक बिंदु पर जमा करती है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी, जो कि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में अवतल के बारे में नहीं पूछा है, तो क्या होगा, अवतल तो होगा नहीं, क्या होगा, अवतल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए छटा गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तल का। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर धंसी हो, ठीक है, तो ये इसके मुख अक्ष व मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। और डाइवर्ज को ही हिंदी में कहते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब बिखरना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अर्थात उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों, यहाँ से समझ में आया होगा कि अब उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, बिखर जाती है, फैल जाती है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है, एक बिंदु पर आकर जमा होती है, इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। ठीक है, ये पी से सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सर्च लाइट, एयर लाइट, दंत चिकित्सक, टॉर्च व अजामती दर्पण आदि का जो परावर्तक सतह बना होता है, ये बना होता है आपका किसका, अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है, अवतल दर्पण का ये उपयोग था। बात करें समतल का, तो जैसे कि हॉस्पिटल में ड्रेसिंग होता है ना, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश को परावर्तन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में स्ट्रीट लाइट आपका हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया आपका, साइड मिरर हो गया आपका, और रोड लाइट, रोड लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीनों के यानी उपयोग को नोट कर लेना, नहीं जानते नोट करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर जो बना होता है, किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है, लगा रहता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ जो होता है वो करता है त्रिज्या आर की क्या होती है, आधी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, किस तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, इस पूरे वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया, जो कि कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसकी भी वीडियो को मत करना है, करना ही नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपको देखते जाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के गमन के लिए किसकी जरूरत नहीं होती। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रकाश के गमन के लिए। ठीक है, मीडियम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, प्रकाश गमन कर जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, प्रकाश की तरंग रेडियस के रूप में गमन करती है। प्रकाश की तरंगें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गमन करती है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, हम आपको सामने फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। तो वस्तु को सी पर रख रहे हैं। ठीक है, सी पर वस्तु रखा, ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चली, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से टकराएगी, लौटेगी, एफ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पी से किरण को गुजार रहे हैं, ये टकरा कर लौटेगी यहाँ कहाँ से, यहीं से। ठीक है, तो ये देखिए सेम टू सेम अवतल दर्पण के सामने, यानी कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी के नीचे ही बना है। कैसा बना है, वस्तु के बराबर बना है और वास्तव में बना है। ठीक है, तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। ठीक है, समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेना। आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, पूछा क्या है, एफ पूछ लिया है। ठीक है, पूछा क्या है, एफ पूछ लिया है। तो एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एफ जो होता है आपका, एफ क्या होता है, एफ यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना।
तो आर है 10, 10 का आधा करेंगे कितना होगा, बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये हुआ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष हो गया ध्रुव, ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ पे, मुख्य फोकस पर आकर मिल जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। अवतल दर्पण ये हुआ, ये अनंत हुआ, अनंत मतलब कहीं से आ रही है प्रकाश की किरणें, ये आ रही है प्रकाश की किरणें, ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई। और हम लोग क्या जानते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें यानी कि मुख्य फोकस पर ही कटती है, अर्थात प्रतिबिंब इसका यही बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। और बात करें कैसा, ये बिंदु बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है लेकिन वास्तव में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। तो किरण पुंज आपका 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, तो अभिसारी किरण पुंज एक हो गया, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, तीसरा हो गया आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। और जबकि अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। और समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। जबकि सूर्य का पलायन वेग का मान कितना है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 33 भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश आपका एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी शक्ति। तो प्रकाश जो एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। हम सूर्य परिभाषा में जब लिखाए थे ना, तो क्या बोले थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। तो देखिए ये हुआ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी यानी कि इसकी चिन्ह परिपाटी से कि अवतल दर्पण के किसी भी दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण देखिए आपतित किरण की दिशा में, ये वो आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो धनात्मक, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक। ये आपका जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये मुख्य फोकस ये है, और यहाँ से यहाँ क्या क्या होता है, फोकस दूरी। तो ये वह यानी आपतित किरण की उल्टा हो गया, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। नहीं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक हमेशा क्या होता है, वास्तविकता हमेशा उल्टा आता है, ठीक है। वास्तव में ऐसे भी हम लोग, जो आदमी सही बोलेगा ना, वास्तव में वो क्या आता है, लोगों को सुनने में उल्टा लगता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ क्वेश्चन है कि वास्तव सेम टू सेम मतलब कनेक्ट करके याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 37 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी उल्टा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या क्या लिख दिया, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रकाश होगा। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या कैसे लिखा है, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि वास्तव में नहीं मिलता तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि ये ऐसे रहता, ठीक है, इधर से प्रकाश की किरणें आती और दर्पण से परावर्तन के बाद दूर भागता, ये वास्तव में नहीं मिलता, तब इसको ऐसे करके डॉट डॉट लाइन से मिला के देते, तब ये कल्पना करते कि यहाँ मिलता, ठीक है। इसको काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिल रहा है और यहाँ पर वास्तव में मिल रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में सीधा
और बड़ा, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वैसे सभी प्रकार बनते हैं, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों बनता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहाँ क्या होगा? ध्रुव होगा, ध्रुव से होकर गुजरती है। ये दर्पण का ध्रुव हुआ, ये सी हुआ, ये दोनों को मिलाकर खींचे ये रेखा, ये क्या लगाएगा? ये मेन एक्सिस कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठी हुई है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की, मतलब भीतर क्या हुआ? पेंट क्या हुआ? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठी वो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना होगा? हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर क्या आता है? कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें दिया आपतन कोण 60 डिग्री, तो आर कितना होगा? परावर्तन कोण आर भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? ये रोमर ने मापा था। रोमर ने मापा था किसकी सहायता से? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या होता है? गैनीमेड। गैनीमेड की सहायता से, गैनीमेड की सहायता से मापा था। गैनीमेड की सहायता से मापा था, शायद 1786 या 76 में मापा था। ठीक है, ऑप्शन पे उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर, वह किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। वे किरण पुंज हम पहले बताते थे, किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। तो जो यानी कि किरण पुंज, यानी इसमें क्या होगा? समांतर किरण पुंज में प्रकाश एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर, वह क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 45 आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए वह पारदर्शी होगा। ठीक है, और जिससे पार नहीं करेगा वह अपारदर्शी होगा। जिससे प्रकाश की कुछ ही मात्रा प्रवेश करेगा वो क्या होगा? पारभासी होगा। तो इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? दृश्य प्रकाश का खोज आपका किसने किया था? न्यूटन महोदय ने किया था। किसने किया था? न्यूटन महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसी सतह से, यहाँ भाई टाइपिंग मिस्टेक है, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। ये कोई सतह है, ये प्रकाश की किरण आती है, टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह पल पल यानी कि हर रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।